वेलकम बैक स्टूडेंट्स, विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स? इस वीडियो में मैं आपको कराने जा रहा हूँ क्लास 12 बिजनेस स्टडीज का जो हमारा पहला चैप्टर चल रहा है, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। उसका टॉपिक करेंगे फंक्शंस। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं गाइस? यहाँ मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, फंक्शंस और प्रोसेस एक ही बात है, ठीक है। प्रोसेस और फंक्शन मैनेजमेंट में वो कौन से हैं? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ये 5 फंक्शंस हैं या ये प्रोसेस है सारे मैनेजमेंट को अचीव करने के लिए, गोल्स को अचीव करने के लिए, ठीक है। तो गाइस सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्लानिंग क्या होता है। प्लानिंग जैसे कि आपको पता है, प्लानिंग सबसे पहला और इम्पोर्टेंट फंक्शन है। जब तक हमने मैनेजमेंट में प्लानिंग ही नहीं की, कोई ऑब्जेक्टिव ही डिसाइड नहीं किया, तो हम आगे काम क्या करेंगे, हमें आगे बढ़ने में मदद कैसे मिलेगी, हमें अपना गोल डिसाइड करने में कैसे मदद मिलेगी, ठीक है जी। तो प्लानिंग जो हमारा है सबसे पहला और फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ठीक है जी। सो प्लानिंग में हम क्या करते हैं? डिसाइडिंग इन एडवांस, क्या करना है, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, कैसे करना है, वेयर टू डू, कब वो काम करना है, एंड हु इज गोइंग टू डू इट, और कौन पर्सन वो काम करेगा। क्योंकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे पर्सन हो सकते हैं, लेकिन वो परफेक्ट पर्सन कौन सा होगा, वो कैपेबल पर्सन कौन सा होगा जिसके पास वो स्किल या क्वालिफिकेशन होगी उस काम को करने के लिए। जैसे अकाउंट्स का काम करने के लिए अकाउंट्स का बंदा होगा, मार्केटिंग का काम करने के लिए मार्केटिंग का बंदा होगा, ठीक है जी, और टेक्निकल काम करने के लिए इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का पर्सन होगा। ओके, तो ये हमारे लिए काम है। और वो क्या करेंगे? डिसाइडिंग द ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग में हम क्या करते हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा, हमारा गोल क्या होगा, हमने कहां पे पहुंचना है। हमारी सेल आज 100 करोड़ है, हमें 200 करोड़ कैसे करनी है, हमारा प्रॉफिट 50 करोड़ है, हमें 100 करोड़ तक कैसे लेके आना है। मान लीजिए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में भी, बिकॉज आपको पता है सिर्फ प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में नहीं, मैनेजमेंट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में भी लगती है। तो इसका मतलब कल को मान लो हमने जागरण ही करना है, तो क्या करना है, तो टारगेट क्या होगा, जागरण उस दिन परफॉर्म करना है। उसके लिए हमें क्या प्लानिंग करनी है, कैसे फंड्स इकट्ठे करने हैं, कहां से सारे अरेंजमेंट करने हैं, किस किस को वो ड्यूटीज असाइन करनी है, क्या वो ड्यूटीज असाइन करनी है। तो वो जो डिसाइड करने वाला काम है वो क्या आ जाएगा, प्लानिंग में। और प्लानिंग की एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, इट ब्रिजेस द गैप। ब्रिजेस द मतलब फिल करना, गैप फिल करना। आज यहाँ पे हैं हम और जहां पे हमने रीच करना है, रीच कहाँ करना है, नेचुरली हमने अपने गोल तक रीच करना है ना। तो आज से लेके अपने गोल तक, चाहे वो 2 महीने में अचीव करना है, साल में अचीव करना है, 15 दिन में अचीव करना है, तब तक हमें वो बताना पड़ेगा कि हमें उसके ब्रिजेस तक गैप, उस गैप को फिल करने के लिए हमें प्लानिंग करनी पड़ती है। तो गाइस तब तक आप ये प्लानिंग वाला पॉइंट नोट करिए, फिर मैं आगे आपको डिस्कस करता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? तो अगला पॉइंट है बच्चे ऑर्गेनाइजिंग। तो ऑर्गेनाइजिंग क्या है? सो ऑर्गेनाइजिंग प्लानिंग के बाद दूसरा स्टेप है प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को बनाने का जो प्रोसेस है उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है जी। समझ लगा? ये सबसे क्रूशियल और क्रिटिकल पॉइंट है। बच्चों को इसका पॉइंट का समझ नहीं आता कि ऑर्गेनाइजेशन क्या है। ढांचा खड़ा करना, ढांचा किसका खड़ा करना, ढांचा नहीं खड़ा करना। ढांचा बनाने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन का फ्रेमवर्क बनाने के लिए जो एक्टिविटीज की जाएंगी, जो प्रोसेस किया जाएगा, जो तरीका अपनाया जाएगा, उसको बोला जाएगा ऑर्गेनाइजिंग। मतलब कितने डिपार्टमेंट्स हमने बनाने हैं, कितने उसके आगे सब यूनिट्स बनाने हैं, कितनी पोस्ट या डेजिग्नेशन बनाने, कितने मैनेजर होंगे, कितने वर्कर होंगे, कितने सुपरवाइजर रखेंगे, कितने वाइस प्रेसिडेंट होंगे, कितने प्रेसिडेंट होंगे, ठीक है, बोर्ड में कौन लोग होंगे। तो ये सारी चीजें हमें इसमें ऑर्गेनाइजिंग में करनी होती है। एंड हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में इस चीज को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। पर्सन तो रख लिया, 200 बंदा रख लिया, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, किसके पास अथॉरिटी होगी, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, कौन किसको ऑर्डर देगा, कौन किसको इंस्ट्रक्शन देगा और कौन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेगा। ये सारा काम हम किसमें करेंगे गाइस, ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है जी। तो चलिए इसको नोट करिए, ये हमारा ऑर्गेनाइजिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि प्लानिंग हमारी तभी सक्सेसफुल हो पाएगी, ठीक है गाइस। प्लानिंग हमारी तभी सक्सेसफुल हो पाएगी यदि हमने प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन का ढांचा खड़ा कर लिया है। यदि आपने प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन ही बनाई, आपको यही नहीं पता कि इस व्यक्ति से क्या काम लेना है, कौन सा डिपार्टमेंट क्या काम करेगा, तो उसमें आउटपुट या अचीवमेंट ऑफ गोल नहीं हो सकती। और गाइस तीसरा हमारा जो फंक्शन है वो है स्टाफिंग का।
स्टाफिंग में सबसे पहले हम क्या करते हैं, रिक्रूटमेंट, मतलब इसका फंक्शन आ गया रिक्रूटिंग, सेलेक्टिंग, अपॉइंटिंग, असाइनिंग ड्यूटीज, उनको ड्यूटीज असाइन करना और उनकी ट्रेनिंग करवाना और उनकी डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट कराना वर्कर की, एम्प्लॉय की जो आपके साथ एसोसिएटेड है। तो स्टाफिंग में सबसे पहले क्या आएगा, रिक्रूटिंग। रिक्रूटिंग का मतलब बंदों को भर्ती करना। आपने प्लानिंग कर ली, आपने ऑर्गेनाइजेशन का ढांचा बना लिया और उसमें अब जो वेकेंट पोजीशंस हैं जहां पे पर्सन चाहिए, किस क्वालिफिकेशन के चाहिए, किस स्किल का चाहिए, उनको आपने भर्ती करना, उसको हम क्या बोलेंगे, रिक्रूटिंग। और सेलेक्ट करना राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, ठीक है जी। उसके बाद अपॉइंट, उनको अपॉइंटमेंट लेटर देना, उनको बताना कि आपका ये सैलरी पैकेज होगा, आपके ये वर्किंग आवर्स होंगे, ये टर्म्स एंड कंडीशन होगी एम्प्लॉयमेंट की, और उनको ड्यूटीज असाइन करना और समय समय पे उनको ट्रेनिंग देते रहना, क्योंकि जो बंदा ट्रेनिंग करेगा, ट्रेन रहेगा, वो वर्कर ज़्यादा एफिशिएंसी से काम कर पाएगा। और उसके बाद उनकी डेवलपमेंट करेंगे। यहाँ डेवलपमेंट का क्या मतलब है, ओवरऑल उनकी डेवलपमेंट ग्रोथ कैसे होती है, जैसे हम इकोनॉमिकल ग्रोथ है, उसकी सैलरी प्रॉपर्ली देना, उसके समय पे सैलरी देना, उसे समय पे उसके पर्क्स देना, समय पे उसकी इंक्रीमेंट करना, उसकी सैलरी बढ़ाना, उसकी डेजिग्नेशन को इम्प्रूव करना, उसकी प्रमोशन करना, ठीक है। तो पर्सनल रिकॉर्ड जितने भी है एक एम्प्लॉय के, वो भी स्टाफिंग डिपार्टमेंट में ही क्रिएट होंगे, वहां पे ही उनके पर्सनल रिकॉर्ड बनेंगे। उसके बाद है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग फोर्थ फंक्शन है, नाम से ही क्लियर हो रहा है डायरेक्टिंग क्या होती है। डायरेक्टिंग नाम से जैसे क्लियर है, गिविंग डायरेक्शन, इंस्ट्रक्टिंग, उनको इंस्ट्रक्शंस देना, सुपरविजन करके, मोटिवेट करके, कम्युनिकेट करके, एंड थ्रू लीडरशिप। और लीडरशिप क्वालिटी से देखो, आपने बंदे भर्ती कर लिए, उन्हें क्या पता क्या काम करना है, उन्हें कैसे पता क्या काम करना है। जैसे आप सपोज कोई क्रिकेट मैच देख रहे हो, जैसे ही कोई बॉलिंग करने वाली टीम ग्राउंड में पहुंच जाती है, वो पहले इकट्ठे हो जाते हैं, एक सर्कल बना लेते हैं, वो क्या कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं। उसके बाद वो क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं। फिर सेंटर में कैप्टन खड़ा हो जाता है पिच के पास और वो इंस्ट्रक्शंस देता रहता है, आप उधर जाओ, आप उधर जाओ, आप उधर जाओ। मतलब उनको उनकी जॉब समझाई जाती है, उनको उनका काम दिया जाता है। बंदे कुछ बैट्समैन है, कुछ बॉलर्स हैं, फिर अब यहाँ पे ये आएगा इंस्ट्रक्टिंग देम, तूने वहाँ खड़े होना है, तूने वहाँ खड़े होना है, बॉल जाएगी तूने उसको देनी है, ठीक है, तूने ओवर कराना है, तूने उसके बाद ओवर कराना है, उसके बाद इसकी बारी है, ठीक है जी। तो ये सारा कुछ क्या है, उनको इंस्ट्रक्ट किया जा रहा है और उन पर निगरानी रखी जाती है उनके काम को, ताकि अगर कहीं वो गलती करे तो उनको आपने समझाना भी है। और उसके बाद उनको मोटिवेट करते रहना समय समय पे, ताकि उनका एफिशिएंसी लेवल डाउन हो। मोटिवेट करने का मतलब उनकी प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करना, उनकी प्रॉब्लम्स को समझना, उनको उसका सोल्यूशन ढूंढना। मोटिवेट दो तरीके से हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके से। अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको पॉजिटिवली मोटिवेट करो, और कोई अगर अच्छा काम नहीं कर रहा तो उसको रिप्राइमेंट करो, उसको पनिश भी किया जा सकता है। और उसके बाद कम्युनिकेट करना, उससे बातचीत करो, उससे बातचीत करके पहले अपनी थॉट प्रोसेस समझो कि आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है उस व्यक्ति से, ठीक है जी, और वो क्या चाह रहा है, वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है मैनेजमेंट से या मैनेजर से। और अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप खुद लीडरशिप क्वालिटीज अपना के उनको ये गाइड करो, उनको टीम को लीड करो। जो बंदे आपके साथ मैनेजमेंट में, चाहे 10 बंदों की टीम है या 500 बंदों की टीम है, लीड करो कि ये काम ऐसे करना, मैं आपको करके दिखाता हूँ, मैं आपके साथ हूँ, आप बताइए इस काम को कैसे पूरा करना है, ठीक है जी, हम एक साथ काम करेंगे। तो ये लीडरशिप क्वालिटीज आ जाती, तो ये डायरेक्टिंग फंक्शन के अंडर होगा, ठीक है गाइस। तो इस पॉइंट को नोट करिए आप, ओके जी। तो अब हमारा अगला पॉइंट क्या आएगा, कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मतलब क्या है, कंट्रोल करना, हमें चीजों पे नियंत्रण रखना है। कैसे नियंत्रण रखना है कि क्या हमने जो प्लान किया था उसके हिसाब से हमारा आउटपुट आ रहा है, परफॉर्मेंस उस हिसाब से आ रही है। एक्चुअल परफॉर्मेंस को हमने क्या करना है, जो प्लान परफॉर्मेंस थी उसके साथ मेजर करना है, दैट इज कॉल्ड कंट्रोलिंग। और वो हमें समय समय पे करते रहना पड़ेगा। ये नहीं है कि हमने 100 करोड़ का टारगेट ले लिया और फरवरी या अगले साल मार्च में जाके उसको टैली करेंगे तो यार ये तो बड़ा गैप आ गया, नहीं, उस वक्त नहीं कंट्रोल कर पाओगे। कंट्रोल करने के लिए हमें 6 मंथली, उसके बाद क्वार्टरली, फिर मंथली, फोर्टनाइटली, डेली, ठीक है, वीकली, इस तरीके से आपको चेक पॉइंट्स बनाने पड़ेंगे और टारगेट को मॉनिटर करना पड़ेगा कि क्या आप अपने टारगेट से ज्यादा दूर तो नहीं जा रहे, ठीक है, उसको अचीव कर भी लोगे कि नहीं, ठीक है। तो वो क्या आ जाएगा, कंट्रोलिंग। सो परफॉर्मेंस को, एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान परफॉर्मेंस के साथ मिलाना
और यहाँ अगर यदि कोई गड़बड़ हो रही है, अगर डेविएशन आ रही है, कोई कमी रह रही है, तो उसको देखना और उसको दूर किया जा सकता है या नहीं दूर किया जा सकता। क्या स्टैंडर्ड को रिवाइज करने की जरूरत पड़ेगी, क्या वाकई कोई लिमिटेशन ऐसी है जिसका समाधान हमारे पास आज की डेट में नहीं है, तो उन फैक्टर्स को भी हमें फोकस में रखना है। और एक चीज और, कई बार डेविएशन नेगेटिव की जगह पॉजिटिव भी हो सकती है। मतलब आपने जानबूझ के अगर टारगेट ही पुराना रखा हुआ है, पिछला टारगेट रखा हुआ है, मतलब लो टारगेट रखा हुआ है, तो इसका मतलब आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस तो आपको बढ़िया नजर आ रही है, पर कंपटीशन क्या कह रहा है, कंपटीशन कह रहा है कि आपको यहाँ की बजाय टारगेट ही यहाँ सेट करना है, क्योंकि आपका वो मार्केट खाली है, वो तो फिर कोई और कैप्चर कर जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, अपने कंट्रोलिंग फंक्शन में डेविएशंस को देखना है, स्टैंडर्ड्स को स्टडी करना है। अगर स्टैंडर्ड को इंप्रूव या इम्प्रोवाइज या इंक्रीज या डिक्रीज भी करना पड़ता है समय के हिसाब से, तो उस पर आपको फोकस करना पड़ेगा एक्चुअल मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस को मेजर करते करते। और अगर उसको अगर रिवाइज करने की जरूरत है तो वो भी रिवाइज करेंगे। और यदि वाकई कोई डेविएशन आ रही है, कमियां अगर मैनेजमेंट में, ऑर्गेनाइजेशन में ही है, अंदर ही है हमारे, जिसको हम ठीक कर सकते हैं, उस पर फोकस करके उसको ठीक करके, ताकि हम अपना गोल अचीव कर सकें। ठीक है गाइस, तो ये हमारे 5 फंक्शंस थे, इसको आप अंडरस्टैंड करो। मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, ठीक है जी। उसमें इंटरेस्टिंग क्या है, तो मैं ये तो चलो मिटा देता हूँ, आपने नोट भी कर लिया होगा, पर इसमें एक चीज देखना, जानबूझ के मैं सेंटर में लिख रहा हूँ, ठीक है जी। सेंटर में लिखने का पर्पस क्या है, सेंटर में लिखने का पर्पस है, इसको शॉर्ट नोट्स में आपको मैं समझाता हूँ। शॉर्ट नोट में मैं इसको इस तरीके से बताता हूँ, आपने जो याद रखना है, ये है हमारे फंक्शंस और प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। ये आएगा पोज डीसी, इसको क्या बोलो, पोज डीसी, ठीक है। इसको समझना और याद रखना, फिर इजी हो जाएगा। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, 1 2 3 4 5। गाइस, इसको इसी सीक्वेंस पे याद रखना पड़ता है। फंक्शंस या प्रोसेस है ना ये वाला, ये आपको सीक्वेंस वाइज ही याद रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि पहले आप ऑर्गेनाइजिंग लिख लो, फिर कंट्रोलिंग लिख लो और प्लानिंग उसके बाद है, नहीं, पहले प्लानिंग ही आएगा, फिर ऑर्गेनाइजिंग ही आएगा, फिर स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड लास्ट में ही कंट्रोलिंग होगी। ओके जी, तो ये टॉपिक मैं यहाँ पे कंक्लूड करता हूँ। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस देखते रहिए, और अगला टॉपिक हमारा रहेगा कोऑर्डिनेशन। विशिंग यू गुड लक।